आज हम लोग गोधूली के गद्य खंड में नागरी लिपि पांचवा पाठ जो निबंध है इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। इसी के बारे में हम लोग पहले सारांश समझेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव समझेंगे। अपन नागरी लिपि यानी हिंदी की जो लिपि देवनागरी है उसी को हम नागरी लिपि कहते हैं। तो नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं या नागरी कहाँ थी और नागरी के पहले कहाँ थी, इसी लिपि के विकास के बारे में बताया गया है कि यह लिपि कैसे कैसे आगे बढ़ी है। तो हिंदी की लिपि जो देवनागरी है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो आज से लगभग 2 सदी पहले, 200 वर्ष पहले हिंदी भाषा के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी और इसलिए ही देवनागरी लिपि की शब्दों में स्थिरता आ गई। यह देवनागरी लिपि के पहले यह नागरी थी, नागरी के पहले यह नंदी नागरी थी। तो नंदी नागरी, नागरी और देवनागरी ये कैसे बनी है? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इस लिपि का आविष्कार हुआ, तो इसका नाम पड़ गया नंदी नागरी। और वहाँ से यह लिपि गुजरात में पहुंची, तो वहाँ की नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का उपयोग किया, तो इसका नाम पड़ गया नागरी लिपि। तो इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से ही होती है। तो आपको 8वीं-9वीं सदी से ही हिंदी के आरंभिक लेख देवनागरी लिपि में दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। और दक्षिण में क्या है? केरल राज्य है, वहाँ पर लिखा है केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य, तो देवनागरी लिपि में है। और उधर से ही बरगुण का पोलियम ताम्रपत्र देवनागरी लिपि में ही है। दंतीदुर्ग का समानगण दान पत्र 754 ईस्वी का देवनागरी लिपि में ही है। तो यानी 7वीं-8वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद में यह गुजरात से नागरी लिपि उत्तर भारत के काशी नगरी में आई। तो काशी नगरी में जो है देवनागरी कही जाती है। और इस देवनागरी में देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत तेजी से होने लगा, पुस्तकें छपने लगी, तो इसका नाम पड़ गया देवनागरी। तो उत्तर भारत में आकर ये देवनागरी कहलाती है। अकबर के समय के सिक्कों पर राम सिंह लिखा है, देवनागरी लिपि में है। तो इस तरह हम लोग चलते हैं। तो इंदौर में बेतमा दान पत्र है जो 1020 ईस्वी का है, जो देवनागरी लिपि में है। मिहुर भोज का प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है जो देवनागरी लिपि में है। इस तरह यह लिपि 7वीं-8वीं शताब्दी से 11वीं-12वीं शताब्दी तक पूरे भारत में प्रचलित थी। तो इसलिए इस लिपि को कहा गया है सार्वदेशिक लिपि।
और यह जो लिपि है इसकी विशेषता है कि अक्षरों के ऊपर जो है शिरोरेखाएँ होती है, अक्षरों के ऊपर शिरोरेखाएँ, और जितनी शिरोरेखाएँ होती है उतने बराबर अक्षर भी होता है, इसकी ये समानता है। तो हम समझ चुके कि नंदी नागरी महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक जगह पर वहाँ से पैदा हुई और आ गई गुजरात में। उसका उपयोग नागर ब्राह्मणों ने किया तो नागरी लिपि कही गई, और वहाँ से यह उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के देवनागरी काशी में आई, वहाँ पर इसका प्रयोग होने लगा तो इसका नाम पड़ गया देवनागरी, तो जो पूरे भारत में प्रचलित थी। अब आइए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को भी समझें। इसका सारांश तो आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा गांव में मराठी भाषा में हुई। वर्धा में आकर इन्होंने हिंदी अंग्रेजी की शिक्षा पाई, वहाँ पर नौकरी भी किए। गणित विषय से मैट्रिक से एमए तक शिक्षा पाई। गुणाकर मूले का अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है। इन्होंने 25 वर्षों में 2500 लेख तथा 30 पुस्तकें लिखी है जो छपी हुई है। इनकी रचनाएं अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, भारतीय लिपियों की कहानी, सूर्य, नक्षत्रलोक, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय आदि है। नागरी लिपि निबंध भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि देवनागरी के विकास की रूपरेखा बताया गया है। करीब 2 सदी पहले हिंदी के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी तो इनके अक्षरों में स्थिरता आ गई। संस्कृत मराठी की लिपि भी देवनागरी है। देवनागरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। नागरी लिपि साहित्य की विद्या में निबंध है। नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत से मिलते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत में ही पैदा हुई थी। हिंदी और उसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य देवनागरी लिपि में अंकित है। द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी में है जो देवनागरी है का रूप है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि